आज हम सब पढ़ेंगे दही वाली मगम्मा। दही वाली मगम्मा एक कन्नड़ भाषा की कहानी है, मतलब कर्नाटक की। तो ये जो भी कहानी लिखी गई है किस भाषा में? कन्नड़ भाषा में। लेकिन हम जो यहाँ पढ़ेंगे वो हिंदी भाषा में लिखी गई है। और इस कन्नड़ कहानी का हिंदी अनुवाद करने वाले व्यक्ति का नाम है V.R. नारायण। तो आपसे अगर ये सवाल पूछा जाए कि दही वाली मगम्मा कन्नड़ कहानी का हिंदी अनुवाद किसने किया, तो आप बताएंगे V.R. नारायण। और अगर शॉर्टकट में लिखा हुआ था V.R. नारायण, तो हमने भी वही लिखा। एक बताओ, अगर आपसे कोई पूछे कि दही वाली मगम्मा के लेखक कौन है, तो आप V.R. नारायण नहीं बताएंगे, आप बताएंगे इसके असली लेखक का नाम है श्रीनिवास जी। असल में ये श्रीनिवास जी का पूरा नाम नहीं है, श्रीनिवास जी का पूरा नाम है मास्ती वेंकटेश अयंगार। ठीक है, तो दही वाली मगम्मा का लेखक आप इसी को बताएंगे। ये इनका जन्म लिखा हुआ है श्रीनिवास जी का 6 जून 1891 कोलार कर्नाटक। ये वही कोलार है जिस पर एक फिल्म बनी है KGF। इनको पुरस्कार भी प्राप्त है, साहित्य अकादमी पुरस्कार, जो एक साहित्य लिखे थे जिसका नाम था सन्ना कथेतृ। ये कब मिला था पुरस्कार? 1968 में। और भी इन्होंने बहुत सारी पुस्तकें लिखी जिनके लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला है। ये सब हिंदी के क्षेत्र में V.R. नारायण को नहीं, श्रीनिवास, ये सब हिंदी के क्षेत्र में मिलने वाले पुरस्कार हैं। ठीक है, हाँ। क्या लिखे इन्होंने? कविता भी लिखे, नाटक भी लिखे, आलोचना, मतलब क्या लिखे हैं श्रीनिवास जी? तो कविता भी लिखे हैं, नाटक भी लिखे हैं, आलोचना भी लिखे हैं, और जीवन चरित्र भी लिखे हैं। जीवन चरित्र माने क्या होता है? किसी व्यक्ति के बारे में लिखना, ये जीवन चरित्र। आलोचना मतलब समाज की कुरीतियों की बुराइयां करना, ये आलोचना है। ठीक है, अगला नाटक तो आप लोग जानते हैं, कविता भी जानते हैं। प्रस्तुत कहानी दही वाली मगम्मा। प्रस्तुत कहानी कन्नड़ कहानियों नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया, यह एक संस्था है जो कन्नड़ कहानियों को मतलब अलग अलग कहानियों को एकत्रित करती है। उनमें से कन्नड़ कहानियां जो यहाँ संग्रहित है वहां से लिया गया है। ठीक है, तो आपसे ये भी पूछा जाएगा ये दही वाली मगम्मा कहानी कहाँ से लिया गया है, तो आप बताएंगे। अगर ऑप्शन में कन्नड़ कहानियां है तो कन्नड़ कहानियां टिक करेंगे, और नहीं तो आप बताएंगे नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया से। ठीक है, देखिए कहानियां दो प्रकार की होती है। आप अभी तक जितनी भी कहानियां पढ़ते आए हैं, शुरू में कहानी शुरू होता है एक था राजा एक थी रानी। ठीक है, एक बार जंगल में गए, जंगल में दोनों बिछड़ गए, शेर आया इधर उधर भाग गए, या इसी तरह कहानियां सुने। तो शुरू में सब समझ में आता है कहानी, लेकिन ये नॉर्मल कहानी है जो बच्चों के लिए लिखी जाती है। लेकिन कुछ ऐसी कहानियां होती है जो आपको शुरुआती में पता ही नहीं चलेगा कि कहानी में चल क्या रहा है, एकदम कहां से शुरू होगा ऐसा लगेगा बीच से। तो ये सब कहानियां बड़ी बड़ी होती है, वो कहानियां कहां से शुरू होती है? बीच से। तो अगर मान लिया जाए डायरेक्ट हम अभी कहानी शुरू करें और कुछ समझ में नहीं आए, तो धैर्य बनाए रखिए और चुपचाप सुनिए, क्योंकि जैसे ही एक पैराग्राफ या 2 पैराग्राफ खत्म होगा, कहानी सब कुछ आपके सामने क्लियर हो जाएगा। हमारा तरफ से पूरा कोशिश किया जाएगा कि कहानी को पूरी समझाई जाए। तो चलिए शुरू करें। कभी गलती हो जाए तो थोड़ा बता देना ताकि हम उसे सुधार सकें। एक महिला है, उसके तरफ कहानी इर्द गिर्द घूमेगी जिसका नाम है मगम्मा। और मगम्मा क्या बेचती है? दही। तो पहला सवाल तुम लोग से यही पूछा जाएगा, मगम्मा क्या बेचती है? इसमें हीरो नहीं है, इसमें हीरोइन है। मगम्मा बरसों से हमें, अच्छा ये बता ये जो कहानी है, ये कहानी लिख कौन रहे हैं? श्रीनिवास। तो श्रीनिवास जी की जो पत्नी है, कहानी कभी उसके इर्द गिर्द घूमेगी और कहानी कभी श्रीनिवास जी के इर्द गिर्द घूमेगी। तो लेखक के जीवन में जो घटना अभी घट रही है उसको ये लिखने का प्रयास किए हैं। तो अभी जो लिख रहे हैं वो कौन लिख रहा है? श्रीनिवास। और कभी बीच बीच में ऐसा लगेगा कि श्रीनिवास जी की पत्नी बोल रही है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। मगम्मा बरसों से हमें बारी से दही दिया करती है। मगम्मा बरसों से हमें बारी से दही दिया करती है। बेंगलुरु
बेंगलुरु की तरह दूसरे शहरों में रोज आकर दही देना और महीने के बाद पैसे लेने को बारी कहते हैं। वो बोला ना मैं कि एक महीने में पैसा लेना बारी, महीने में या सप्ताह के अंतिम में पैसा लेना बारी। पर लगता है बेंगलुरु में ऐसी बारी का रिवाज नहीं। आमतौर पर जब भी मगम्मा हमारे मोहल्ले में आती है तब वह हमारे घर आकर दही लोगी माँ जी बहुत बढ़िया है कहती है। हमें आवश्यकता होती तो हम ले लेते और उस दिन के भाव के अनुसार उसके पैसे दे देते या अगले दिन चुका देते। यह हमारी उनकी बारी की रीति है। लेखक मगम्मा के साथ किस तरह की बारी बना के है, तुरंत दही लिया और पैसा लगे हाथ दे दिया, या कभी कभी नहीं रहा तो बोल दिया हम अगले दिन दे देंगे। ठीक है, ये कौन बोल रही है? ठीक है, लेखक की पत्नी दही ले रही है। ठीक है, अब वह अबलूरू के पास किसी गांव की है, तो ध्यान रखिएगा मगम्मा कहाँ की है? अबलूरू के किसी गांव की। तो अगर आपसे कोई पूछे मगम्मा किस गांव की है तो आप अबलूर आंसर मार दीजिएगा, ज्यादा दिक्कत वाली बात बोल कर दिया उसको। ठीक है, उसके गांव का नाम शायद बैंकटपुर है या कुछ ऐसा है, क्लियर नहीं है। तो अगर ऑप्शन में आ गया अबलूरू और एक आ गया बैंकटपुर, तो दोनों में कौन फिर बेहतर होगा? नहीं, बैंकटपुर, क्योंकि लेखक यहाँ पर पूरा आशंका जता दिया है इसका गांव कहाँ है? बैंकटपुर। कुछ ऐसा ही है, आते समय हमारे मोहल्ले से होकर ही जाना पड़ता है और जातिवार भी हमारी तरफ से ही जाना होता है। मैं उससे जरा अच्छी तरह बात करती हूँ, इसलिए कभी कभी गांव से आते समय सारा दही खत्म करके जाते समय दोनों बार मेरे पास आ जाया करती। आकर आंगन में थोड़ी देर बैठती, सबसे बातें करती, पान सुपारी खाती। मतलब मगम्मा जो है वो क्या खाती है? पान सुपारी भी खाती है। ये भी सवाल पूछा जाएगा कि मगम्मा क्या खाती थी? पान सुपारी। ऑप्शन ए में रहेगा खैनी है, ध्यान रखना। अच्छा, न आने पर कभी कभी हमसे पान सुपारी मांगकर खाकर, मतलब कभी कभी नहीं रहता था तो लेखक की पत्नी से भी पान सुपारी मांगती और खाती। इससे क्या समझ होता है? कोई ऐसे शहर है जहाँ लोग पान सुपारी शौक से भी खाते हैं, जैसे हरियाणा, नहीं जैसे बनारस में मतलब हर बच्चा तुमको मुंह में खा डालता, आपके हाथ डाले। वहाँ की लड़कियां भी आपको खाती दिख जाएगी, कोई बड़ी बात वहाँ है नहीं। ठीक है, और अब तो चेन्नई जैसे शहरों में वहाँ लड़कियां भी आपको सिगरेट पीते हुए मिल जाएगी, ये कोई बड़ी बात नहीं है। न जाने पर कभी कभी हमसे पान सुपारी खाकर गांव जाती है। ऐसे मौके पर यदि मेरे पास समय होता तो वह अपना दुख सुख भी बताया करती। जैसे होता है एक स्त्रियों की आदत, हमें हरियाली चलते रहता है, ये सब आम बात है। ये सब स्त्रियों का जन्म सिद्ध अधिकार है कि अपना दुख सबको शेयर करें। मुझसे भी दुख सुख पूछती, मुझे भला क्या सुनाती, यही कि बिल्ली ने दूध पी लिया, चूहे ने कुमरे में छेद कर दिया, तब वह दुनिया ही ऐसी है कहकर अपने अनुभव की बातें सुनाती। मतलब दूध बेचने वाली क्या सुनाएगी? यही में कि हमर दूध रात बिराए पी गया, मटका पड़ दिया, चूहा हट गया, छेद कर दिया, ये सब बताएगी क्या? बाद में वह भी कहती कि इस दुनिया में किस ढंग से चलना चाहिए। क्या बात, कभी कभी मगम्मा दुनियादारी की भी बातें करता है, इस दुनिया में किस ढंग से चलना चाहिए। मगम्मा मुझे अच्छी लगती, मुझमें और उसमें बहुत घनिष्ठता हो गई। मतलब लेखक की पत्नी और मगम्मा में दोनों ज्यादा घुल मिल गई, क्योंकि रोज आना जाना था। कोई नहीं, लेखक की पत्नी और मगम्मा जैसा लग रहा
नहीं, लेखक की पत्नी ऐसा लग रहा है कि लिख रहे हैं, क्योंकि लेखक के पत्नी के साथ जो घटना घट रहा था वह अपने पति को शेयर करते थे, ठीक है, तो वो महोदय लिख रहे हैं। कोई 1 महीने पहले की बात है, मगम्मा ने सवेरे सवेरे आवाज लगाई, दही लोगी माँ जी? मैं भीतर कुछ कर रही थी, मेरा बेटा बोला हाँ लूंगा। कौन बोला? हाँ हाँ लूंगा, और पास जाकर दही दो कहकर अपनी हाथ फैलाया। छोटा बच्चा होगा कि हाँ भाई तेरे। मगम्मा ने मटकी से थोड़ा अच्छा गाढ़ा गाढ़ा दही निकालकर उसकी हथेली पर डाल दिया और बोली, जरा जाकर माँ जी को जल्द से भेज दो, मुझे जाना है। इतने में मैं आ गई। मगम्मा बोली, माँ जी सोने जैसा बेटा पैदा किया है, जैसे गुण तुम्हारे हैं वैसे ही उसे मिले हैं। मतलब जैसा गुण आप में है वैसा ही आपके बेटवा में है। पर इन सब से क्या? फिर मगम्मा उदास हो जाती है, फिर बोलती है, पर इन सब से क्या, लड़के के बड़े होने की देर है, फिर तो पता नहीं कैसा बहू आएगी। अभी लड़का सोना जैसा लग रहा है, बस बहू आने की देरी है, फिर पता नहीं कैसी बहू आएगी। अब जो बच्चा अम्मा अम्मा करता पीछे पीछे घूमता है, उससे ही यह बात पता नहीं होगा कि अम्मा जिंदा है या मर गई। मैंने पूछा, मगम्मा क्या हो गया? बेटे ने तेरी बात नहीं मानी। वह फिर से बोली, छोड़िए माँ जी, भावरे लेकर आया। पति ही जब बात नहीं पूछता तो बेटा क्या सुनेगा? मतलब बोला कि भाई जब पति ही भावरे लेकर आया, जब वही ने सुना तो भाई बेटा क्या सुने? मतलब भावरे मतलब सर धर से आने वाला होता है ना, भवरा बनकर आना, जैसे फूलों के पास कौन आता है? तो बता रहा है कि जब पति ही भवरा बन के आया मेरे पास, वही ने जब हमको कुछ पूछा तो भाई बेटा क्या सुनेगा? तो इससे क्या पता चलता है? लेकिन पति क्यों नहीं बात सुन रहा? आगे लिखना चाहिए। कहाँ सकते? इस पर मैंने पूछा, तेरे घर वाले ने तेरी बात नहीं माना क्या? वह कहने लगी, अरे माँ जी, मेरे भाग्य में एक अच्छा धोती नहीं थी, किसी और ने पहन ली। वह साड़ी के चक्कर में उसी के पीछे लग गया। जो भी हो वह समझता रहा मेरा घर है, मेरी घरवाली है, इसलिए मैं भी चुप रही कि घर वाला तो है। सच कहती हूँ, अमृत बेचती रही, पति खा गई। मतलब उसके पति जो है किसी और पत्नी के साथ, किसी और स्त्री के साथ भाग गए। मगम्मा के पत्नी भाग गई। तो ये पता क्या लिख रही है? अमृत बेचती रही, पति खा गई। मतलब एक साड़ी वाली लड़की आई और मेरे पति को उठा के पति नहीं मेरे नसीब में क्या क्या लिखा है, पता नहीं मेरे नसीब में क्या क्या लिखा है। पर आपको एक बात कहती हूँ, ध्यान रखिएगा, घर वाला जब घर आए तो अच्छी तरह कपड़े लत्ते पहनकर घुमा कीजिए। मर्दों का मन बड़ा चंचल होता है, उनकी पसंद की साड़ी ब्लाउज पहन के घुमा कीजिए, फूल इत्र आदि लगाकर उसके मन को बस में करना चाहिए। क्या बात है? इसको बोलते हैं त्रिया चरित्र, ठीक है, ठेठ भाषा में। उसके मन को बस में करना चाहिए। आपने जो साड़ी पहन रखी है काम धंधे के लिए ठीक है, जब घर में अकेली रहती है तब के लिए यह ठीक है। शाम के समय एक बढ़िया साड़ी पहनकर रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसमें पति आएगा, इसलिए पति के सामने सज धज के। एक व्यक्ति है हमारे प्रवचन करता अरुणोधाचार्य जी, उनके प्रवचन में भी कुछ ऐसे ही बातें हो जाती है, एकदम ऐसे ही बोलते हैं बेबाक अंदाज में। हम सुनते हैं कभी कभी उनको भी, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, यहाँ तक जो पढ़े हैं इसमें क्या सवाल पूछा जाएगा उस पर भी चर्चा कर देंगे।
मगम्मा ने पुरुषों को वश में करने के लिए क्या क्या चीजें बताई? समझ में आई? क्या कि जब पति घर पे हो तो अच्छे अच्छे उनके मनपसंद के कपड़े पहन के रहने चाहिए, फूल और इत्र लगा कर रहने चाहिए। ठीक है, ये सारी बात। मुझे जरा हंसी आई। किसको? मुझे जरा हंसी आई, लेकिन ऐसा लगा कि अनुभव से कितनी बड़ी बात कर रही है। ये भी एक बड़ी बात है। साथ ही यह दुख भी हुआ कि उस अनुभव के पीछे दुख छिपा है। दुख है ना बेचारी के। मैं बोली, हाँ मगम्मा, तुम्हारी बात 16 आने सच है। बाद में मगम्मा बोली, देखिए माँ जी, आदमी को ढंग से बस में रहने के 3-4 गुण है। गुण मतलब गुण, मतलब ये सब आदमी के बस में करे के तरीका। देख रहा है, कुछ लोग कहते हैं कि टोना टोटका करो। इस पर ये वाला चीज बड़ा फेमस है। और पहली बार कोई लड़का ससुराल जाता है, जब लौट के आता है तो अपनी पत्नी की जब बातों को सुनने लगता है, उसके घर वाले बड़ा ताना देते हैं। जब से ससुराल गया तब से बिगड़ गया, पता नहीं सास इसकी कोची कोची खिला दिया और इसको मत्ती वत्ती मान रहा है। बड़ा बच के पानी पिला दिए, जड़ी बूटी सुना है सब, ये जड़ी बूटी खिला दो, ये सब बस में करेगा। और अरे कहावत है, दवा करने से तो मसान ही जगता है। ऐसे लोगों की बातें नहीं सुननी चाहिए। कोई स्वाद की चीज बना कर दीजिए। मगम्मा बोलती है कि सब कुछ ना होता है, टोना टोटका और जड़ी बूटी। मर्दों को अगर बस में करना है तो भाई कोई स्वाद का चीज बना के खिलाओ। आंखों को तृप्त करने को अच्छी तरह से कपड़े लगते पहन ओढ़कर दुखी रहने पर भी हंसकर बातें कीजिए। इससे घर के लिए जो चाहिए एक बार खूब मंगवा लीजिए, पर बार बार मत मंगवाइए। अगर पति से कुछ मांगना हो तो एक बार मंगवा लो। बार बार मंगाने से पुरुष प्रजाति के लोग छिड़ जाते हैं। एक बार में मंगवा नहीं सकती है। पल पैसा जोड़कर जरूरत पड़ने पर 1-2 रुपया उन्हें थमा देना चाहिए। मतलब पैसा मिले तो ऐसा नहीं कि सब खर्चे कर दो, पूरा एकदम जुड़वा दो और अंतिम में 2-4 रुपया बचे तो वापस भी कर दो, ताकि लगेगा कि विश्वास है मन। देखो तो इतना पैसा दिए, खर्चा करने के बाद भी 2-4 रुपया लौटा दिया। दिस टेक्निक, ये है सबसे बड़े टोने टोटके। देख रहा, घर वाले ऐसे नहीं देखना। घर वाली ऐसा करे तो घर वाला घर में रहे। घर वाला घर में कुत्ते की तरह रहता है। मगम्मा कोई जान नहीं पड़ गई यार। मगम्मा बोले पढ़ाई पर जीवा मतलब बुद्धिजीवी है भाई मगम्मा। अगर ऐसा ना करे तबे तो अगर पाती आगे सुनिए। अब गलती बोल रहा है, मगम्मा नहीं बोल रहे, वो बोले ना ये मगम्मा बोल रही है। अगर ऐसा ना करे तो गलियों में भटकता है। मुझे मगम्मा की बात से चमत्कार से आश्चर्य हुआ, तो इधर उधर की बातें करके मैंने उसे भेज दिया। मतलब मगम्मा की बातें सुनकर लेखक के पत्नी का दिमाग घूम गया। कितनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। हमको लगता था नॉर्मल दही बेचती होगी, लेकिन इतनी बड़ी बड़ी बात। कोई 15 दिन पहले जब मगम्मा घर आई तो लगा कि वह बहुत दुखी है। मैंने पूछा, क्यों मगम्मा, ऐसी क्यों हो? वह बोली, क्या बताऊं माँ जी, ऐसा लगता है कि मेरी किसी को भी जरूरत नहीं। क्या दुख आ गया है। यह कहकर उसने अपने पल्लू से आंसू पोंछे, जैसे लोग पूरा बात बोल देगा एकदम शांति से। वो बाद अंतिम में भाई ये क्या था? इमोशनल अत्याचार का टेक्निक है। खैर आगे बढ़ते हैं।
ऐसा होता है। बेइज्जती कहाँ कर रहे हैं? कहानी का भाव बता रहे हैं। मैंने पूछा क्या हुआ? बेटे ने कुछ कहा भैया, उसने कहा हाँ माँ जी। अच्छा, इस बार बेटवा कुछ बोल दिया हो। बड़ी जगह होगा भैया। उसने कहा हाँ माँ जी, कुछ ऐसा ही हो गया, बहू ने किसी बात पर पोते की खूब पिटाई कर दी। तो मैंने कहा क्यों रे राक्षसी, इस छोटे से बच्चे को क्यों पीट रही है? राक्षसी। और तो बोल रहे क्यों रे राक्षसी। एक बात याद रखना, मगहम्मा का एक बेटा भी है, उस बेटे का विवाह भी हो गया, उसका भी बेटा भी है, और उसके मतलब उसका एक पोता भी है। इसका पहले नहीं, मगहम्मा का, ठीक है। आपसे सवाल पूछा जाएगा कि क्यों रे राक्षसी इस छोटे बच्चे को क्यों पीट रही है? प्रस्तुत पंक्ति किसने कहा? तो ऑप्शन ए में रहेगा लेखक ही, ठीक है, लेखक की पत्नी ने, मगहम्मा। इसलिए सब बात पर हम चर्चा करते जा रहे हैं ताकि एग्जाम में तुम लोग 100 में 100 नंबर लाओ मेरे पास। वहां के बाद हम नहीं कर रहे तो मेरे ऊपर चढ़ गई, मतलब यही बतिया बोले तो बहू जती मैं तो मेरे ऊपर चढ़ बैठी, खूब सुनाई उसने। तब मैंने भी उससे कह दिया मैं तेरे घर वाले की माँ हूँ। किसको कह रही है? तुम मुझसे इतनी जबान लड़ा नहीं है, आने दे उसे। वह महाराजा घर आया, उससे मैं बोली देख भैया, बेचारी दुखी ना रे, बेटवा बोल रहा देख बोलने का लहजा है नहीं यहाँ, मतलब घर में होता ना कि देख भैया ऐसे रहना तो ठीक है, नहीं तो जा रहा है, ये लहजा है। देख भैया, इसने बेमतलब में अनजान बच्चे को इतनी जोर से पीटा, मैंने मना किया तो मुझे ही चार सुनाती है। तू जरा अपनी घरवाली को अकल सिखा। इस पर बोली मुझे क्या सिखाएंगे? हम बोल रही है मुझे क्या सिखाएंगे? लड़का अगर कुछ उधम करता है तो उसे मना करने का हक मुझे नहीं। तुमने जैसे इसे पैदा किया, अच्छा इन्हें पैदा किया, वैसे ही मैंने उसे पैदा किया। मुझे क्या अकल सिखाने चली है? कौन बोली? ठीक ही बोली नहीं कि भाई जैसे तुम अपने बेटे को पैदा कैसे हम इसको नहीं डांटेंगे तो कौन है? बहू की बात भी एक जगह सही है। इतना पीटना चाहिए। अरे घर में इसी होता है, मतलब दादी के सामने पोते को अगर उसकी माँ पीट दे तो दादी के सिर यहाँ पहुंच जाता है। मतलब काम में धंधा कर दिया, झूठा में बैठ के पीटते रहते हैं। सब घर में कुछ ऐसा ही होता है। जो भी हो माँ जी, वह उसकी घरवाली है। जो भी हो माँ जी, वह उसकी घरवाली है। मैं माँ हूँ। उसे कुछ कहा तो पलटकर जवाब देती है। मुझे कहे तो मैं क्या कर सकती हूँ? पर इस पर वह क्या बोला? हाँ माँ, वह अपने बेटे को मारती है तो तुम क्यों उसके झगड़े में पड़ती हो? ये कौन बोला? उसके बेटा नहीं बोल रहे हैं। तुम मुझे दंड दो। तब मैंने कहा क्यों रे? मुझसे गलती ही हुई। माता जी कुछ ऐसे ही बोलती है, ज्यादा इमोशनल लगता है। अच्छा ठीक है जान भाई, हमरे से गलती हो गई। मुझे बहुत गुस्सा आया माँ जी, बात मेरी मुंह से निकल ही गई। क्या कहता है रे? बीबी ने तुझ पर जादू फेरा है। वह बच्चे को पीटे तो ठीक है और मुझे गाली दे तो भी ठीक है, बहुत अच्छे। कल वह कह दे माँ को निकाल तो तुम निकाल बाहर करेगा। इस पर वह बोला और क्या किया जा सकता है माँ? अगर तुम यह कहो कि घर वाली रहेगी तो मैं नहीं रहती और मैं रहूंगी तो घर वाली नहीं रह सकती, तो उस बेचारे को सहारा कौन दे? कि भाई अगर तुम कह दिए कि वो रहेंगे तो हम नहीं रहेंगे तो उन्हें। एक बात बताओ, हम उसको विवाह करके लाएंगे, वो बेचारी के सहारा कौन देगा? हम नहीं देंगे तो कौन देगा? मैंने पूछा मुझे बेसहारा का क्या बने? तब उसने कहा तुम्हारा क्या है माँ,
तुम्हारे पास गाय बैल है, पैसे है, तुम्हें क्या मैं पाल सकता हूँ? मैंने पूछा तुम्हारा कहना है कि मैं अलग हो जाऊं। इस पर उसने साफ कर दिया तुम्हारी मर्जी कि भाई तुम्हारी मर्जी, तुम अगर अलग होना चाहती है तो अलग हो जाओ, अगर तुम अलग होना चाहती हो तो रोकूंगा नहीं, मैं तुम्हारे झगड़े से तंग आ गया हूँ। इस पर मैंने कहा अच्छी बात है बेटा, आज दोपहर से मैं अलग हो जाती हूँ, तुम अपनी घरवाली के साथ सुख से रहो। फिर दही लेकर चली आई माँ जी। मतलब दोपहर से हो गया हड़िया बर्तन बांध नहीं रहे, भूखल मारेगा। मैंने दही लेकर उसे पैसे दिए और कहा जाने दो मगम्मा, घर जाओ, ठीक से रहो, सब अपने आप ठीक हो जाएगा। अगले दिन मगम्मा आई तो पिछले दिन जैसी दुखी नहीं दिख रही थी, लेकिन मन पहले की तरह हल्का नहीं था। मैंने पूछा झगड़ा निपट गया कि नहीं? इस पर उसने जवाब दिया वह निपटने देगी क्या? कल दही बेच कर गई तो मेरे बर्तन भांडे अलग रख दिए थे, एक कुठले में रागी और एक में चावल, थोड़ा सा नमक मिर्च, सब एक तरफ रखकर खुद खाकर और अपने पति को खिलाकर पांव पसारे बैठी थी। कौन? आप बताइए माँ जी, झगड़ा कैसे निपटेगा? मैंने थोड़ा हिट्ठू बनाकर खाया। हिट्ठू क्या होता है? अरे खाइए भी कुछ हिट्ठू बना करके। मेरे ख्याल से कुछ होता है, हिट्ठू कुछ बता दे। ऐसे बता देते शादी के बाद बेटा कभी अपना रहता है? माँ जी बोल रही कि शादी के बाद बेटा अपना थोड़ा रहता है। ठीक है, जब उन्हें नहीं चाहिए मैं ही क्यों जबरदस्ती करूं? अलग ही रहने लगी माँ जी। रोज उस बच्चे को थोड़ा सा दही देकर बाद में बेचने आया करती थी। आज ठीक उसी समय वह उसे बच्चे को लेकर कहीं चली गई थी। मतलब मगम्मा जब भी दही बेचने के लिए निकलती थी तो थोड़ा दही अपने पोते को देकर वहां से निकलती थी, लेकिन आज उसकी पतो क्या किया? बेटे बेटा अपने साथ ले चली गई। नहीं वो मतलब दादी के दही वही नहीं लेना है बात के लिए। मैं जानती हूँ कि उसकी यह चाल है कि मैं उस बच्चे से बात ना कर पाऊंगा। क्या बात है, इतनी छोटी सी बात को कैसी रामायण बनती जा रही है, मुझे आश्चर्य हुआ। पर मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती। लेखक की पत्नी इसमें क्या करती है? उसके घर जाकर थोड़ा समझाती। इधर उधर की कुछ बातें करके मैंने मगम्मा को विदा किया। बात करती है। बाद में 2-3 दिन मैंने वह बात उठाई नहीं। दो एक दिन मैंने वह बात उठाई ही नहीं। ऐसा लगा कि वह अलग ही रहने लगी। एक दिन उसी ने पूछा माँ जी आप जो मखमल पहनती है ना वह कैसे गज मिलती है? मैंने पूछा क्यों मगम्मा? तो वह बोली इतने दिन तो बेटे और पोते के लिए पैसे जोड़ती रही। अब भला क्या पैसा जोड़ती रही, अब भला क्यों जोड़ू? मैं भी एक मखमल की ब्लाउज बनाऊंगी। ध्यान रखिएगा, मगम्मा किसकी ब्लाउज पहनना चाहती है? बहुत पैसा जमा किया, बाल बच्चे लगे। मैंने कहा एक ब्लाउज 7-8 रुपये, एक ब्लाउज के 7-8 रुपये लगते हैं। तो इसको आप ध्यान से नोट कर लीजिएगा, 7-8। ठीक है, पूछा जाएगा आपसे ब्लाउज की कीमत, मखमल की ब्लाउज की कीमत कितनी थी? ठीक है, तो उसका आंसर क्या लीजिएगा? 7-8 रुपये।
उस दिन मगम्मा ने जाकर दर्जी से वह कपड़ा लिया और वही सिलने, मतलब उसी ब्लाउज के साथ 8 रुपये लगते। कैसे हो सकती है सनीसा? उस दिन मगम्मा ने जाकर दर्जी से वह कपड़ा लिया और वही सिलने दे दिया। दूसरे दिन पहनकर आया। मुझसे कहने लगी, देखिए माँ जी, मेरा श्रृंगार। घर वाले के रहते एक अच्छी साड़ी नसीब नहीं हुई, वह तो किसी के पीछे लगा था। मैंने बेटे के लिए पैसे जोड़े, अब वह लड़का ऐसा हो गया। वह कैसा, अब कैसा है मेरा श्रृंगार, तो बताइए सच धज क्या है। मुझे लगा कि बेटे से अलग होने के कारण दुख से मगम्मा को जरा मति भ्रम हो गया, मतलब लगता है मगम्मा की बुद्धि भ्रष्ट हो गया। अब ज्यादा दुख आ जा जब ज्यादा दुख आ जाता है तब हर किसी को ऐसा ही हो जाता है। मैंने कुछ ना कहा पर सोचा इस जैकेट के कारण उसे किसी दूसरे से झगड़ा मोल लेना पड़ेगा। जैकेट मतलब मुझे ब्लाउज बनाए थे उसमें जैकेट बोल रही है। तुम सोच रही है कि इसके लिए कहीं और किसी और से झगड़ा ये मोल ना ले दे। मैंने कुछ ना कहा और सोचा लेना पड़ेगा। उसने गांव का एक लड़का बेंगलुरु में पढ़ रहा था, उनके गांव का एक लड़का बेंगलुरु में पढ़ रहा था। वह फिरंगियों की तरह अथवा पढ़े लिखे हम जैसों की तरह जरा नफासत से कॉलर टाई पहनता था, जरा शौकीन था। उसने एक दिन मगम्मा को देखकर पूछा, क्या बात है अम्मा, एकदम मखमल की जैकेट ही पहन ली। एक लड़का लगा के था ना, वही पूछा, मजाक बोल दिया, क्या बोला? क्या बात है अम्मा, एकदम मखमल की जैकेट ही पहन ली। तब मगम्मा ने बोला, क्या रे लड़के, यूं बढ़ कर बातें कर रहा है, तू गले में फांसी लटकाए घूमता है, मैं जैकेट नहीं पहन सकती। फांसी मतलब दोनों में तू मैं हो गई। पास खड़े 4 लोग हंस पड़े। अगले दिन मगम्मा ने ही यह बात मुझे सुनाई। दूसरों की बात तो दूर, उस बहू ने भी मगम्मा को सुनाते हुए कहा था, बहू को एक जैकेट सिलवा कर नहीं दी, सास अलग हो गई और अब मखमल की जैकेट पहनने लगी है। तो उसकी बहू भी अब कहने लगी दूसरे पर कि जब तक हम साथे थे हमको एक आध बार मखमल के जैकेट नहीं सिलाई है, और जैसी अलग हुई है स्वयं के लिए भाई मखमल की जैकेट। मगम्मा ने ब्याह में बहू को कर्णफूल, कड़े, झुमकी, कान की जंजीर, कंठी और तगड़ी सब दिया था। बाद में भी साल के साल कोई ना कोई गहना बनवा देती थी। वह तो बहू को याद नहीं रहा। मगम्मा उसकी बात सुनकर 1-2 बार तो चुप रही, बाद में वह अपने को रोक ना पाई। एक दिन रात को जाकर बेटे से कह दिया, तेरी घरवाली बड़ी बड़ी बातें बनाती है, मेरे जैकेट पर ताने कसती है, कहती है मैंने उसे कुछ भी नहीं दिया। क्या मैंने कुछ नहीं दिया? कड़े, कर्णफूल, झुमकी, पदक, क्या यह सब मेरे दिए हुए नहीं? बहू ने पति को बोलने का मौका ही नहीं दिया। मतलब रात में जाके सुना रही थी, भाई हम क्या नहीं दिए, शादी विवाह के समय में इतना गहना जेवर देवे किए थे। अब कहीं बोलती है, वही बोली अब तो घरवाला भी नहीं, ऊपर से बुढ़िया भी हो गई हो। कौन बोल रही है? वह बोली अब तो घरवाला भी नहीं, ऊपर से बुढ़िया भी हो गई हो, अब कर्णफूल और तगड़ी पहनूंगी, ले जाओ पहन लो। गुस्सा में देरी का निकाला। बैठे पति ने उनसे कहा, क्यों रे तू बकवास किए जा रही है? फिर माँ से बोला, माँ
मैं तुम लोगों का झगड़ा पसंद नहीं करता। अगर तुम्हें चाहिए तो सारे सवेरे सारे जेवर ले जाओ। बेटा भाई बोल रहा है भाई ले जाओ तुम अपना जेवर। मगम्मा बोली, माँ जी रास्ता चलने वाले भी इस तरह की बातें नहीं करते, चाहिए तो जेवर लेकर चली जाओ कहकर उसने सारा दोष मुझ पर ही मर दिया। ऐसे बोलने से इसका क्या पता चलता सारा दोष किसका है? बेचारी मगम्मा। अब यह जन्म किस लिए? यह सुनकर मुझे बड़ा दुख हुआ, वह भी इसलिए कि बुढ़िया ने अपने पोते को पीटने से मना किया था। इसी चलते लड़ाई इतना फैला है ना बात है। भला यह सब क्या हो रहा है? मुझे बाद में समझ में आई। जहां भी देखो झगड़े का कारण ऐसा ही होता है। जब कोई एक दूसरे को पसंद नहीं करता तब छोटी बातें भी बड़ी हो जाती है। ये कौन लिख रही है? लेखक की बात। बेकार के झगड़े उठ खड़े होते हैं, उससे संबंधित सभी लोगों को बेहिसाब दुख उठाना पड़ता है। कुछ दिन बाद एक दिन मगम्मा बोली, माँ जी आप बहुत भली हैं। माँ जी आप बहुत भली हैं, मेरे पास थोड़े से पैसे रखे हैं, उसे कहीं बैंक में रखवा दीजिए। उन पर कई लोगों की आंखें लगी है। मैंने पूछा ऐसा क्या हो गया? वह बोली, माँ जी कल ही की बात है, हमारे गांव में रंगप्पा नाम का एक आदमी है। वह कभी कभार जुआ खेलता है, बड़ा शौकीन तबीयत का है। मैं तब दही लेकर आ रही थी तो कहीं से टाक पड़ा और पूछने लगा, क्यों मगम्मा अच्छी तो हो? मैंने कहा, क्या अच्छा क्या बुरा जो है तुम्हें पता नहीं? वह बोला, हाँ भाई तुम्हारा कहना ठीक है, आज के जमाने में भला कौन सुखी है? आजकल के लड़कों की जबान का क्या ठिकाना? हमारी उम्र के लोगों को तो बस देखते रहना ही पड़ता है और कर भी क्या सकते हैं। वह वैसे ही साफ चलता आया। रास्ते में अमराई का कुआं है, वहां से गुजरते समय मुझे डर सा लगा। मैं सोचने लगी, पता नहीं यह क्या कर डाली। आंटी में काफी पैसे थे। आंटी मतलब? नहीं, ये जबान में नहीं लगता स्त्री लोग। हाँ भाई, आंटी में काफी पैसे थे, कहीं इसी के लिए तो पीछे पीछे नहीं आया। वह बोली, जरा चूना दोगी? वह बोला, जरा चूना दोगी? मैंने दे दिया। वह लेकर चला गया। आज भी आते समय वही आकर मिला। माँ जी इधर उधर की बातें करता बीच में बोला, मगम्मा मैं जरा तकलीफ में हूँ, थोड़ा सा कर्ज दोगी? यहाँ से कहानी समझा रहे हैं। कल आपसे पूछा जाएगा किस तरह का व्यक्ति है? जुआरी। जहाँ पर जुआरी शब्द आया था ना, वहाँ आप टिक कर दीजिएगा। कहाँ है? जुआ हुआ। हाँ तो जुआ वाला टिक कर दीजिएगा। आपसे पूछा जाएगा रंगप्पा कैसा व्यक्ति है? जुआ खेलता है। एक बात आओ, अमराई का कुआं कहाँ पड़ता है? रास्ते में, उसको भी टिक कर दीजिएगा। आपसे ये भी पूछा जाएगा कि रंगप्पा मगम्मा से कहाँ मिला था? अमराई के कुएं में। ठीक। एक जगह कर्ज शब्द आया है, थोड़ा सा कर्ज दोगी? तो आप ये भी ध्यान रखिएगा, रंगप्पा मगम्मा से क्या मांग रहा था? ठीक है। इस बार रागी बेचते ही लौटा दूंगा। मैं बोली, अरे भैया मेरे पास पैसे कहाँ? तब वह कहने लगा, जाने दो मगम्मा, क्या हमें पता नहीं? पैसे को यहाँ वहाँ गाड़ कर रखने से भला क्या मिलता है? फिर थोड़ी देर बाद वह बोला, तुम्हारा बेटा तुम्हारे साथ रहता तो मैं तुमसे कर्ज नहीं मांगता। मैं जानता हूँ तुम अपनी बहू के लिए कोई न कोई चीज वस्तु बनवाती रहती थी।
अब वह बात तो नहीं रही। देखिए माँ जी, औरत अगर अकेली हो जाती है तो लोगों की आंखें भी उसकी तरफ लग जाती है। मैंने मगम्मा से कहा, मैं अपने घर वाले से पूछकर बताओ। लेखक की पत्नी पैसा लेने से मना कर दी कि भाई अपने पति को पूछ के बताने की पैसा लेने। मैंने उनसे इस बारे में कोई बात नहीं की। दूसरे दिन मगम्मा ने दही लेने के बाद आंटी से एक थैली निकाली और कहने लगी, माँ जी जरा भीतर चलो, गिरी। मैं बोली, मैंने अभी उनसे पूछा नहीं, अभी रखे रहो, फिर ले आना। मगम्मा कहने लगी, मुझे बहुत डर लगता है माँ जी। आज भी रंगप्पा आया था राई के पास तक, कहने लगा, जरा बैठो मगम्मा, ऐसी जल्दी क्या है? मेरे पास ये पैसे भी थे, मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। अगर मैं नहीं रुकती तो जबरन बाह पकड़कर बिठा लेता। इस डर से बैठ गई। वह दुनिया जहान की बातें करता रहा। बाद में मेरा हाथ पकड़कर बोला, मगम्मा तुम कितनी अच्छी हो, मगम्मा तुम कितनी अच्छी हो। जवानी में भी घर वाले ने मेरी इस तरह का हाथ नहीं पकड़ा था। बाद में किसी और ने इस हाथ को नहीं पकड़ा। आज इसने आकर पकड़ा। मैंने हाथ छुड़ा लिया और पूछा, क्या बात है रंगप्पा, आज बड़े रंग में हो? मेरे अच्छापन देखने को तुम मेरे घर वाले हो क्या? कहते हुए उठकर तेजी से चली आई। माँ जी, कल उसने पैसे मांगे थे, आज उसने पान मांगा। जिसने मड़वे के तले बैठकर आसमान की रावनिया छुट्टी लेकर बबुआ है, पहले में शांत रहो, कहानी पर नजर लड़ाई रखिए भाई। जिसने मड़वे के तले बैठाकर मार बांध कर गठबंधन करके हाथ थामा, वह तो कभी का चला गया। भरी जवानी में घर वाले ने मुंह मोड़ लिया। कोई और होती तो यह सोचकर खुश हो जाती कि घर वाले ने तो पसंद नहीं किया, पर कोई तो पसंद करने वाला मिला। पर मैंने अपना धर्म नहीं छोड़ा। इस बदमाश ने आकर मेरा हाथ घर वाले से भी ज्यादा हक से पकड़ लिया। मुझे लगा कि बेचारी का जीवन बेकार में ही दुखी होती जा रहा है। इसलिए मैंने कहा, यह सब फजीहत काहे न मगम्मा, चुपचाप जो हुआ उस पर मिट्टी डालकर बेटे के साथ रह क्यों नहीं जाए? नहीं, ये सब जो घटना हो रही है, पुरानी लड़ाई झगड़ा को भूल कर किससे बेटा के साथ रहने लगी? मैं तो रह जाऊंगी माँ जी, पर वह रहने दे तब ना। कौन? कैसन पत्र? बेटे से यह सब बता दो। हाय राम, वो हल्ला करके मेरी बहू ने मुझे जाति से ही बाहर कर देगी। मुझे देर हो रही है माँ जी, चलती हूँ। कल अपने उनसे पूछकर रखिएगा, कहकर मगम्मा चली गई। 1 घंटे बाद फिर आकर बोली, माँ जी आज एक बात हो गई। जब लौटी तो फिर से एक बात की बोली, क्या? बच्चे के लिए थोड़ी सी मिठाई लेकर कटोरे में रखी। बात बता रही है कि भाई क्या हुआ। तो बोली, बच्चे के लिए थोड़ी सी मिठाई लेकर कटोरे में टोकरे में रख ली थी। मगम्मा ने पहले ही बताया था कि उसके पोते को उसके पास वह आने नहीं देती। इसलिए मुझे यह समझ में न आया कि बच्चा कौन सा है। मैंने पूछा, किन बच्चों के लिए? भाई तुम मिठाई किस बच्चे के लिए मिठाई ले जाता है? तो बच्चा तुम्हारा पास आता है, ये नहीं है। और कौन सा बच्चा माँ जी? मेरा पोता ही तो। तुम्ही ने तो कहा था वे तुम्हारे पास नहीं आने देते। उसकी माँ तो मना करती है,
पर बच्चा क्या रुक सकता है, आंख बचाकर आ ही जाता है। कभी कभी जरा दूध पी जाता है, कभी दही मांग लेता है, थोड़ा सा कुछ मिल जाने पर नाच उठता है, जरा भी शोर मचाता है तो तेरी माँ सुन लेगी कहने से चुप हो जाता है। क्या बच्चों का खेल ही तो असली खेल है, उसी के लिए थोड़ी सी मिठाई लेकर रखी थी। वह सुक्कापुर है ना, जगह के नाम है कि जब हम सुक्कापुर तरफ से लौट रहे थे, वह सुक्कापुर है ना, उधर से आ रही थी। वहां एक आम का पेड़ है ना, उस पर बैठा ये कौआ झट से मिठाई की पुड़िया उठा लेगा। आज कैसी अजीब बात हो गई। ऐसा माना जाता है कि सर पर से कौवे का जाना एक गलत संकेत है। ये बताता है, ऐसा लोग कहते हैं कि अगर आपके सर पर से कौवे ने पैर मारकर उड़ गया है, इसका मतलब है कि आप मृत्यु के बहुत नजदीक हैं, मतलब तत्काल मृत्यु आपको होने वाली है, ऐसा माना जाता है। आज ऐसी अजीब बात हो गई, एक मिठाई की पुड़िया चली गई तो क्या हो गया, फिर से खरीद लो। यह बात नहीं है माँ जी, कहते हैं कि कौवे से आदमी का स्पर्श नहीं होना चाहिए, इसलिए कहा। उससे क्या होता, कहते हैं उससे जान का खतरा हो जाता। मुझे लगा कि मेरे दिन पूरे को चले। बाद में यह सोचकर खुशी हुई कि चलो अच्छा हुआ, इस जन्म यह जन्म किसी को भी नहीं चाहिए। अच्छा है जल्दी से भगवान के चरणों में पहुंच जाऊं। जो भी हो आज ही हो। तुम भी कैसे पागलपन की बातें कर रही हो। पहले तो कौवे को आसानी से मिठाई मिल जाए ऐसे रख कर लाओ, अगर वह उठा ले जाए तो कहो कि जान का खतरा है। यह कौन सी अकल की बात है, जाओ चुपचाप घर जाओ। तो आपका यह कहना है कि कोई डर नहीं है। डर वगैरह कुछ भी नहीं, जितना झगड़ा होता है उम्र बढ़ती है। दोबारा उस बारे में मत सोचो, हंसते हंसते घर जाओ। मगरमच्छ चली गई। मैं उसकी मानसिक स्थिति सोचकर आश्चर्यचकित हूँ। बेटा चाहिए, बहू चाहिए, पोता चाहिए, साथ ही वह घर की बड़ी है। यह लालसा छूटी नहीं। जीवन के प्रति एक विचित्र सुकून, फिर भी मरने की इच्छा नहीं और अनिच्छा प्रकट करने का मन भी नहीं। हम सोचते हैं ये गांव के लोग हैं, कुछ जानते नहीं, कोई लुगाव छिपाव नहीं, तो भी लोगों के मानसिक स्थिति के पीछे परतों पर पड़ते हैं। बड़े घर में छोटा घड़ा, बड़े घर में छोटा घड़ा समाया है। मैंने सोचा यह कैसा नाटकीय सूत्र है। मगरमच्छ जब फिर से घर आई तो उसने एक समाचार दिया। अब पोता अपने माँ बाप को छोड़कर उसके पास आ गया है। एक नया समाचार सुना, यह पोता हमारे साथ रहता, अपने माँ बाप के छोड़ दिया। समझदार पोता निकला। वह बहुत खुश थी। उसके साहस की प्रशंसा करते हुए बोली, बीते भर का छोरा है, माँ को छोड़कर चले आने का मतलब क्या है। मतलब सोचो कि इतना बीता भर को तो लड़का है और अपन मम्मी को छोड़कर भरदा दादी के पास चला है। कल दोपहर को आए लड़के ने कह दिया, फिर से माँ के पास नहीं जाऊंगा। इतने दिन चोरी चोरी आया करता था। जब वह घर नहीं पहुंचा तो माँ ने आकर शोर मचाया। रात हो गया, लड़का घर नहीं गया। उसकी माँ ने आकर शोर मचाया, पिटने की धमकी दी। मैं नहीं जाऊंगा कहकर मेरी टांग पकड़कर खड़ा हो गया। समझदार नहीं लगे। और कोई चारा ना देखकर मैंने कहा, जा बेटा, उसके बाप ने भी आकर बुलाया। मैं नहीं जाऊंगा कहकर वह मेरे पास ही रह गया। माँ जी 10 दिन से अकेले घर में सोती थी, जरा डर भी लगता था। जो भी हो, मर्द का बच्चा है। देखो भगवान ने उसको कैसी अकल दी। जवान बेटे ने मुंह मोड़ लिया और बीते भर का पोता मैं तो हूँ, तुम चिंता मत करो,
कहकर आ ही गया। बहू ने तो सारी रात महाभारत मचा दिया। हमर बेटवा के मती मार दिया। लाख जोर करने पर भी लाख जोर लगाने पर भी वह नहीं गया। सुबह यहाँ आते समय तू अकेला कैसा रहेगा कहकर उसे उसके माँ के दरवाजे पर ले जाकर खड़ा किया। जब वह भीतर चला गया तब मैं यहाँ आई। अगर वह बच्चे को पीटे तो क्या करोगी? अरे माँ जी, क्या उसे इस बात की खुशी नहीं होगी कि बेटा एक बार तो घर आया है? मतलब माँ जी पूछे कि बताओ तुम घरे उसको छोड़ आया है तो फिर मम्मी पीटे लगी। तो बता रहे हैं कि भाई पुत्र मम्मी तो कुछ नहीं होगा, कम से कम बेटा तो घरे आ गया। पास रहे तो मारने को मन करता, पास रहे तो मारने को मन करता है। देखो माँ जी, जब हम इकट्ठे थे तब मुझे कभी यह नहीं लगा कि मेरी बहुत सुंदर है। अब दूर से देखती हूँ तो उसके भूम में चढ़ी रहती है। मतलब इतना दिन साथ में रहे, इतना दिन से हमरा नहीं लगा कि हमारा बहुत सुंदर है, लेकिन अब जब दूर से देखते हैं वैसा काहे लगता है कि वह सुंदर है। वैसे बड़ी सुंदर दिखाई देती है, इसलिए तो मेरा बेटा उस पर लट्टू है। लट्टू बना मतलब वही बना। वह भी ऐसा ही है। तब यह पता नहीं चलता था कि कब घर आता है और कब खेत पर जाता है। अपना बेटा भी कब खेत पर से घरे आ गया और घरे से खेत में गया तो पता नहीं चलता। अब मैं घर के दरवाजे पर बैठी यह देखती रहती हूँ, इतनी जल्दी क्यों चला गया, इतनी देर तक क्यों नहीं आया? माँ जी, उसे भी तो ऐसा ही लगता होगा ना। यदि वह पीटेगा तो कल दही बेचने निकली होंगी तो मेरे साथ ही चला आएगा। 9 महीने पेट में रखकर फिर सहकर पैदा किए बच्चे को छोड़ देगी। तो ऐसा थोड़ा ना है कि उसकी माँ उसको छोड़ देगी। मुझे यह सोचकर आश्चर्य हुआ कि वह कितनी दूर तक सोचती है। मुझे लगा कि कुछ दिनों में उनका झगड़ा निपट जाएगा और सभी सुखी रहेंगे। हुआ भी ऐसा ही। 2 दिन बाद लड़का माँ के पास गया और उसके दूसरे दिन ही दादी के साथ मैं भी बेंगलुरु जाऊंगा कहकर जिद पकड़ ली। मतलब 1-2 दिन तो ठीक रहा, जाके घरे लड़का से चल गया, लेकिन 2 दिन के बाद वही पता बोलने लगा कि अब हम भी तुम्हारे साथ कहीं बेचने जहाँ जाती है साथ में हम भी चले। घोलटे लगा कि हम भी जैसे होता है। बेचारी बुढ़िया के लिए सिर पर दही की मटकी वाला टोकरी और गोद में पोते को लेकर 3 मील चलना असंभव था। कितना छोटा जो गोद में लेगी। उसकी समझ में न आया कि क्या करे। बेटे और बहू ने आकर समझाया। उस दिन हमसे गलती हो गई। तुम भी गुस्सा करके यूं रहोगी तो कैसे चलेगा माँ? गांव के 4 बड़े बुढ़ों ने भी उसे समझाया। वह भला क्यों अपना बड़प्पन खोती। मगम्मा अपनी इच्छा से ही फिर खुशी खुशी अपने बहू के साथ रहने। गांव के 4 बड़े लोगों ने आके समझाया, देखो मगम्मा, भाई बुढ़ारी में अपन बाल बच्चा छोड़ के करे रहे, अरे हो गया रहो अब सब साथ में। परंतु पोता तो दादी के पास ही रहने की जिद पकड़े बैठा था। इसलिए एक नया प्रबंध शुरू हुआ। शुरू से ही दूध दही का व्यापार मगम्मा के हाथों में था। शुरू से दूध दही बेचने का काम करती थी बहू के आने पर भी मगम्मा ने उसे अपने हाथ में ही रखा। वह जब कोई बहू बनकर आती है तो घर के खाने पकाने की जिम्मेदारी भी उस पर पड़ती है। वास्तव में बात यह थी कि दही बेचने पर 4 पैसे हाथ आते थे। अब पोते ने सदा दादी के पास रहने की हट पकड़ी थी। बहू बोली, इतनी धूप में इस उम्र में तुम क्यों बाहर जाती हो?
भला कितने दिन यह काम कर सकोगी? घर में ही खाना पीना बनाकर मालकिन की तरह रहो, दही बेचने का काम मैं देख लेंगे। क्या बात है, बहुत दिमाग लगा दी। अब 4 पैसा सीधे कहाँ आएगा? बहुत आप ठीक है कह दिया। साथ ही यह भी कहा कि कभी कभार मैं भी चली जाऊंगी, रोज जाने का काम तुम ही कर। अब रोज जाने का काम कौन करेगी? बहू बोली कभी कभार हम भी साथ। एक दिन सास बहू दोनों आई, दही बेचने लग रहा होगा यार। एक दिन सास बहू दोनों आई, एक के गोद में बच्चा था और दूसरी के सिर पर मटकी वाला टोकरा। यही है माँ जी मेरी बहू। देखा, यही है माँ जी मेरी बहू। बुढ़िया बेचारी अकेले क्यों रहे, सोचकर इसने फिर से मुझसे अपने साथ बुला दिया। साथ ही यह भी कहा कि तुम बेकार में धूप में मत घूमो, मैंने भी मान लिया। आगे से यही दही बेचने आए। जगह बता रही कहाँ कहाँ दही बेचते थे। यह बताकर मगम्मा ने बहू को हमें दिखा दिया। मैंने सास और बहू से बात करके और संयम से काम लेने चाहिए कहकर 2 बातें अकल की समझाकर दोनों को 5 सुपारी देकर भेज दिया। आजकल वह बहू ही दही लाया करती है। अब दही कौन लाती है? उसकी बहू। अब बहू की कहानी होगी किसके साथ? माँ के साथ। सास के बारे में इतनी सब सुना, अब बहू क्या कहती है यह जानने की उत्सुकता मुझे हुई। इसलिए एक दिन मैंने कहा, अरे नजम्मा, ध्यान रखिएगा उसकी बहू का नाम क्या है? मगम्मा की बहू का नाम? अरे नजम्मा, तू तो बड़ी समझदार है, पर क्या सास को निकाल देना ठीक है? आप तो साथ ही में रहते हैं। बात है कि भाई तुम इतना समझदार दिखती है तो भाई अपनी मतलब सास को घर से निकाल देना क्या अच्छी बात है? सास को निकाल देने को मैं क्यों राक्षसी हूँ माँ जी? क्या राक्षसी हूँ माँ जी? मतलब बता रही है कि हम सास के निकाल देंगे, हम राक्षसी हैं माँ जी? सास हो जाने का मतलब सब बात उनकी ही रहनी चाहिए क्या? अपने बेटे को मर्द भी ना माने तो वह नामर्द नहीं हो जाएगा। यह मेरा घरवाला है, मैं उसकी पत्नी हूँ, भला मैं घर कैसे चलाऊं? यह ठीक है कि उन्होंने जन्म दिया, पाला पोसा, चाहे तो वे ही अपने बेटे पर अपना हक रखे। मैं चुप रहूंगी, पर मैं अपने बेटे को भी मार नहीं सकती, तो मैं कहाँ की बहू रही? ठीक है, वो अपना बेटा पर हक जताती है, तुम अपन बेटा पर हक जताते हैं, इसमें क्या दिक्कत है? लेकिन इसका मतलब तुम है कि वह सास हो गई तो सारा बात उसी का चलेगा। बेटा तुम्हारा है, यह जताने तो पीटने की जरूरी है क्या? माँ जी पूछ रही कि ठीक है बेटा तुम्हारा है, इसका मतलब तुम है कि पीटेगी तब पता चलेगा कि तुम्हारे बेटा है, कोई और भी तरीका है? मारना प्यार करना तो चलता है, पर जब मारने पर पूछती कि क्यों मारती है, तब प्यार करने पर क्यों नहीं पूछती? भाई मारते हैं तो पूछती है काहे मारो, जब हम प्यार करते हैं उस समय तो नहीं पूछती है कि काहे इतना लाड़ प्यार हो रहा है। इसलिए इन सब से कौन माथा पच्ची करे? मेरा बेटा मेरा है, मेरा पति मेरा होना चाहिए। सीधे बोलती कि भाई बेटा भी मेरा और पति भी मेरा। बहू होकर मैं अगर एक बात ना कह सकूं, एक थप्पड़ ना लगा सकूं, तो मेरा घर चलाना किस काम का? मुझसे मगम्मा ने जब अपनी बात सुनाई थी तब लगा था कि उसकी बात सही है, अब इसने अपनी बात कही तो लगा कि इसकी बात भी सही है। मैंने पूछा तो अब तुम्हें घर में कुछ छूट मिली? अब पहले से जरा ठीक है, जो भी हो जरा संभल कर चलना ही पड़ता है।
अगर झगड़ा करूं तो मेरे सास पता नहीं किसे सारे पैसे दे डाले। हमारे गांव में रंगप्पा नाम का एक आदमी है। जब मेरी सास अलग थी तब उसने मेरी सास से कर्जा मांगा। वह देने को तैयार हो गई थी। यह रंगप्पा से ही पता चला था। तो रंगप्पा वाली बात नजम्मा को पहले से पता है। और यहाँ नजम्मा सोच रही थी कि हमारे सास हम तो जानती नहीं थी। तब मैंने बच्चों को सिखाया, तू अपनी दादी के पास चला जा, वह मिठाई देती है, तुम हमारे घर कदम मत रखना। झगड़ा किसी तरह निपटाने को मैंने यह सब किया माझी। चलाक है। इसे बोलते हैं बहू बना है। देखा साफ भी मर गया लाने के लिए कुटा ना। पैसे तो देने के लिए नहीं रेडी थी ना रंगप्पा को। रंगप्पा से बात पता चला था कि तुम्हारी सास से नजम्मा चाल के लाती देख के बेटवा हम तुमको मार पीट के कितनों लाए हैं, तुम आना नहीं। समझे बात? भाई इसको नींद आ रहा है। देखो भाई इतना भी मधुर भाषी रहेगी तो मेरी आवाज को सुन के नींद में आ जाए। मैं यहाँ पे सो गई, जब बैठी हुई जब सो रही है। नींद आ रहा है तो समझे तो पोता दादी के पास अपने आप नहीं गया, बच्चा भी गया, मैंने भेज भी दिया। बच्चा भी गया, मैंने भेज भी दिया। माँ जी यह सब बताने की बातें थोड़ी है, ये सब बताने वाली चीज है। आदमी लोग यह सब कहाँ समझते हैं। मुझे ऐसा लगा कि मगम्मा भी अकल से कुछ कम नहीं। उस घर में अब सास और बहू की स्वतंत्रता की होड़ लगी है। उसमें माँ बेटे और पति पत्नी है। माँ बेटे पर अपना हक नहीं छोड़ना चाहती, पति बहू पर अधिकार जमाना बहू पति पर अधिकार जमाना चाहती है। यह सारे संसार का ही हिस्सा है। इसकी हार जीत क्या होगी यह कहा नहीं जा सकता। पानी में खड़े बच्चे का पांव खींचने वाली मगरमच्छ की सी दशा बहू की है। ये बोल रही है पानी में खड़े बच्चे का पांव खींचने वाली मगरमच्छ की सी दशा बहू की है। ऊपर से बाह पकड़कर बचाने की दशा माँ की है। बोला गया ऐसे समझिए कि कोई बच्चा पानी में मगरमच्छ उसको खींच रहा है और किनारे से कोई उस बच्चे को बचा खींच रहा है, और बीच में जो बच्चा है वो बच्चा ना समझिए, वो किसी स्त्री का मतलब वो जो है ना मगम्मा का बेटा, उसको समझिए। तो मगरमच्छ रूपी कौन है? बहू अपने तरफ खींचना चाह रहा है और ये माँ जी है अपने तरफ। भाई मगरमच्छ अपना शिकार खींच रहा और ये बचा रहा, तो दोनों का अधिकार लगभग बीच में बच्चे की चेष्टा करने वाले को कष्ट होता है। गांव में यह बात दही बेचने वाली मगम्मा के घर में है तो शहर में दही बेचने वाली मगम्मा के घर में भी है। यह नाटक चलता ही रहता है। इस नाटक का कोई अंत नहीं है। फिर से कोई सास बनेगी, फिर से बहू आएगा, फिर से कहानी चलेगी, फिर बहू सास बनेगी, फिर से बहू आएगा, फिर से कहानी चलेगी।